सरकार वर्सेस उमेश शर्मा मामले में नया मोड़ आ गया है। सरकार ने त्रिवेंद्र रावत को एक तरह से झटका दिया है। सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दाखिल किया है। उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का केस नहीं चलाएगी सरकार। उमेश शर्मा का साथ देने से अंदरूनी कलह के आसार भी नजर आए। अब धामी सरकार ने एसएलपी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। हाईकोर्ट ने झारखंड से जुड़े मामले में सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने राजद्रोह की एफआईआर को निरस्त किया था। इस मामले में सीबीआई जांच पर अलग से फैसला कोर्ट लेगा। सरकार बनाम उमेश शर्मा मामले में नया मोड़। सरकार ने त्रिवेंद्र रावत को दिया झटका। एसएलपी वापस लेने को लेकर एससी में अर्जी। पहाड़ की राजनीति में जारी सियासी बयानबाजी के बीच सरकार बनाम उमेश शर्मा मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल धामी सरकार ने त्रिवेंद्र रावत को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में एसएलपी वापस लेने के लिए हलफनामा दाखिल किया है। साथ ही पुष्कर सिंह धामी सरकार ने रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के मसले से खुद को अलग करने का फैसला लिया है। वहीं त्रिवेंद्र रावत और उमेश कुमार के बीच द्वंद की बात करें तो उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोप था कि झारखंड के प्रभारी रहते त्रिवेंद्र रावत ने झारखंड सरकार से लाभ दिलवाने के लिए परिचितों के खातों में पैसे लिए थे, जिसके बाद त्रिवेंद्र रावत ने उमेश कुमार के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया था। साल 2020 में त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री रहते उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं बाद में अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट ने राजद्रोह की एफआईआर को निरस्त कर दिया था। इसके बाद त्रिवेंद्र सरकार मुकदमे को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और 27 अक्टूबर 2020 को एससी में एसएलपी दायर की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में धामी सरकार के हलफनामे से एक बात तो साफ है कि सरकार उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज होने के आसार बढ़ गए हैं। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, समझाइए कि सरकार वर्सेस उमेश शर्मा मामले में ये नया मोड़, आखिर सरकार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक चूक जरूर हुई है। क्या वो त्रिवेंद्र रावत सरकार ने राजद्रोह का जो केस लगाया वो गलत था? क्योंकि अब जो है हलफनामा दाखिल किया गया है कि वापस लेंगे केस नहीं चलाएगी सरकार। कैसे ये चीजें जो है बदलती हुई नजर आ रही है और क्यों बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए आशीष, वो सरकार का फैसला सही था या गलत, ये विषय इस समय नहीं है। इस समय विषय ये है कि जो वर्तमान सरकार और पूर्व सीएम के बीच की जो जंग थी वो अब तक कोल्ड वॉर थी, अब वो बड़े वॉर के तौर पे दिख रही है। देखिए, राज्य सरकार का एसएलपी वापस लेने का मतलब ये है कि उस समय के सीएम ने जो फैसला लिया था उसे वर्तमान सरकार सही नहीं मानती है और इसीलिए एसएलपी वापस ली जा रही है। हाईकोर्ट में उमेश कुमार शर्मा को राहत मिली थी। उमेश कुमार को हाईकोर्ट ने राजद्रोह का जो मुकदमा उन पर लगाया गया था उसको उन्होंने खत्म कर दिया था और हाईकोर्ट ने अपनी जांच में ये तक कह दिया था कि ये मामला गंभीर प्रवृत्ति का लगता है, इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिसके बाद सीबीआई मुकदमा अगर दर्ज होता तो तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए दिक्कतें ज्यादा होती। इसलिए सरकार एक स्पेशल लिटिगेशन पिटिशन यानी एसएलपी दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का रुख सरकार करती है, सरकार को स्टे मिल जाता है, यानी सीधे तौर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी राहत मिली थी। लेकिन अब उस एसएलपी को राज्य सरकार वापस ले रही है तो आप ये समझिए उमेश कुमार के लिए तो पहले भी राहत थी, अब बड़ी राहत होगी जब सरकार ने वापस ही ले लिया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसमें टेक्निकल दिक्कत यह है कि अपने लिए खुद भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, क्योंकि जिस मामले पर हाईकोर्ट के जस्टिस मैठानी ने जो आदेश दिया था उसमें उनके खिलाफ सीबीआई मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अब अगर ये एसएलपी वापस होती है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को इंडिविजुअल अपना पक्ष वहां रखना होगा। दूसरी बात यह है कि ये सभी जानते हैं बीजेपी के अंदर कि विधायक उमेश शर्मा और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बीच में एक बड़ी जंग है, एक बड़ी खाई है। अगर उसको भरने का काम वर्तमान सरकार करती है तो आप ये समझिए कि बीजेपी के अंदर इसको लेकर अलग अलग गुटों में नाराजगी भी दिखेगी, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत सीधे तौर पर उस वक्त पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। तो इसलिए इस एसएलपी को वापस लेना कहीं ना कहीं अब इस लड़ाई को और बड़ा करेगा। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
अपनों के वार से बीजेपी अब असहज महसूस करने लगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की बयानबाजी के बाद सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान नाराज है और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। क्या रहा मुलाकात के दौरान, समझिए इस रिपोर्ट से। स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। अपनों के वार ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? पार्टी में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज। बयान वीरों की देहरादून से दिल्ली दौड़। मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाल ही में आए बयानों के बाद अब बीजेपी असहज हो गई है, जिसको लेकर अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। और इसको लेकर जब प्रदेश स्तर पर कोई बात नहीं बनी तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देहरादून से दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने सरकार के खिलाफ उनकी बयानबाजी को लेकर नाराजगी जताई। इसके बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच भी मुलाकात हुई और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयानों को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने निर्देश दिए कि बयानबाजी न की जाए, जो भी बात हो वो पार्टी फोरम पर ही रखी जाए। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई कि वे इसको लेकर दोनों नेताओं से बातचीत करें। फिलहाल अब देखना होगा कि बीजेपी की ये तमाम कोशिशें बयानवीर पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैसे मना पाती हैं, क्योंकि उनके स्मार्ट सिटी से लेकर कमीशन खोरी तक पर दिए बयानों के बाद सरकार की जमकर फजीयत हुई है और सरकार के खिलाफ विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। देहरादून से सुरेंद्र रसीला, टीम न्यूज स्टेट। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में सीएम धामी का बड़ा फैसला देखने को मिला है। गांवों में लगाई जाएगी मुख्यमंत्री चौपाल। गांवों की चौपाल में सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। गांव में आयोजित होगी कैबिनेट ग्रामीण विकास पर जोर होगा। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना की शुरुआत होगी। प्रत्येक गांव में पर्यावरण मित्र की तैनाती भी की जाएगी। सीएम धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव नितेश झा, निदेशक पंचायती राज बंशीधर तिवारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने कई अहम निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि गांव के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना की शुरुआत की जाएगी। हर एक गांव में एक पर्यावरण मित्र की तैनाती होगी। गांव में एक कैबिनेट का आयोजन होगा जो कि ग्रामीण विकास की समर्पित होगी। ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री चौपाल शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं किसी गांव में जाकर चौपाल में प्रतिभाग करेंगे। मुख्य सेवक चौपाल में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी करेंगे। सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे गांव में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पर कुछ दिवस वहां के लिए विशेष महत्व के होते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में इन विशेष दिवसों को चिन्हित कर उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ग्राम सभा का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025 में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। तब तक गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में क्या प्रभावी प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लेकर प्रदेश सरकार ने अब कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया है। धर्मांतरण साबित होने पर दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। धर्मांतरण आरोपी को 10 लाख की क्षतिपूर्ति की भी देनी पड़ेगी और मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।
बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया है। इसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग गई है और जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। धामी ने दोहराया कि धर्मांतरण प्रदेश में बड़ी समस्या है, जिसके लिए ये फैसला लिया गया है। दूसरा, धर्मांतरण चूंकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। सर, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सजा के प्रावधान में संशोधन किया गया है। कानून सख्त होने से जनता को लाभ मिलेगा और अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी तो अपराध भी कम होंगे। सख्ती होगी निश्चित रूप से और उससे बहुत फायदा होगा और धर्मांतरण नहीं होगा और इसमें रोक लगेगी। विंटर टूरिज्म को लेकर लेकिन सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कहा है कि जब पहले से ही कानून मौजूद है तो फिर नए कानून का प्रोपेगेंडा क्यों? देखिए, धर्मांतरण का मामला भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक स्टंट है, सामाजिक तुष्टीकरण की राजनीति है और ध्रुवीकरण की राजनीति। एक दिखाने के लिए जब ऑलरेडी आपके पास कानून एग्जिस्ट है और संविधान भी कहता है कि हम धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देंगे, जो धर्मांतरण करेंगे इसको प्रोत्साहन देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो नया कानून बना के आप क्या कर लोगे भाई? उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए, जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। टीम न्यूज स्टेट। और वहीं उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के फैसले को लेकर देवभूमि में सियासी गर्मी बढ़ गई है। कुछ राजनीतिक हस्तियां इस फैसले का स्वागत कर रही हैं तो कई इस फैसले पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। मैं तो बड़ी शॉक्ड हूं कि बड़ी जल्दी राय ले ली गई है। हाईकोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट करिए। कुछ में रोष है कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। पर्यटकों को भी वहां आने जाने में सुविधा होगी। हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर सियासत। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के मसले पर बहुत बड़ी खबर आई। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की कैबिनेट से सहमति मिल चुकी है। एक तरफ फैसले का स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल। मैं तो बड़ी शॉक्ड हूँ कि बड़ी जल्दी राय ले ली गई है और उसमें कईयों को नहीं उसमें लिया गया है संज्ञान में। हम ये चाहेंगे कि हमारे कुछ बेंचें वहाँ रहनी चाहिए जिससे लोगों का स्थानीय रोजगार ना जाए। कैबिनेट के फैसले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल की भी अपनी आपत्ति है। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है। आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कीजिए और वहीं पर इस हाई कोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट करिए। तमाम विरोध के बाद भी सरकार के अपने तर्क हैं। सुनिए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने क्या बयान दिया। बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जहां नैनीताल में लोगों को सुविधा होगी, वहीं पर्यटकों को भी वहां आने जाने में सुविधा होगी। ये एक अच्छा कदम है। हाईकोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी ले जाने को लेकर वकीलों में भी मतभेद है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जितनी मेंबरान्स हैं उनके अंदर कुछ में रोष है कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कुछ का कहना है कि हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर अभी थोड़ा सा मतभेद चल रहा था। प्रशासनिक महकमे के साथ साथ नैनीताल टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ सैलानियों की काफी भीड़ पूरे साल रहती है। ऐसे में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने से शहर में होने वाली रोजमर्रा की मुसीबत से निजात मिल जाएगी। सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। देहरादून के विकासनगर में जिलाधिकारी सोनिका ने तहसील विकासनगर क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर गतिविधियों का जायजा लिया और इस मौके पर डीएम ने तमाम शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अवैध खनन क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। साथ ही अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने वाहनों में जा रहे सामग्री धर्म कांटे को भी चेक किया।
हरिद्वार में 4 दिवसीय 48वें राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया और फिर कबड्डी चैंपियनशिप समारोह में सीएम धामी कबड्डी के खेल में हाथ भी आजमाते हुए नजर आए और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के सामने ताली। साथ ही मैदान पर कबड्डी खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। हरिद्वार के पंतदीप मैदान में चल रही प्रतियोगिता में देश भर के उत्कृष्ट राज्य से करीब 600 खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान समेत पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति लेकर आई है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी और खिलाड़ी प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा पदक जीतकर लाएंगे। 2 तस्वीरें हैं। सीएम धामी ने कबड्डी का हुनर भी दिखाया, खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आए। इस उद्घाटन समारोह के दौरान शुभारंभ सीएम धामी ने किया। हमारे बीच में माननीय स्वामी श्री यतीश्वरानंद जी महाराज। श्री पुष्कर सिंह धामी जी। कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं, उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहें। 45वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप बॉयज की हो रही है। इसमें 29 राज्यों की टीमें आई हैं। 700 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे अन्य प्रदेशों से अरविंद मराठी और अन्य खिलाड़ी भी आए हुए हैं और यह अच्छा मुकाबला होगा कबड्डी का। 4 दिन तक ये कबड्डी इस ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खेली जाएगी। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम धामी की दरिया लीली देखने को मिली। हादसे में घायल युवकों को देख सीएम धामी रुके, उनका काफिला रुका और काफिला रोककर सीएम धामी ने घायलों का हाल जाना है। अपने काफिले की पायलट कार से दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। सेमिनार से लौटते समय सीएम को सड़क पर दोनों घायल दिखे थे, जिसके बाद अपने काफिले को रुकवाया और फिर दोनों को अस्पताल पहुंचवाया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।